हेलो फ्रेंड। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास के क्रम में पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश के बारे में जानेंगे। मैंने कल ही आपको बताया था कि कैसे गुप्त वंश का पतन हुआ। गुप्त वंश के पतन के बाद आप भारत में देखेंगे कई छोटे छोटे राजवंशों का उदय होता है। मैंने एक मैप बना के रखा है, इस मैप के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले आप देखेंगे कि जैसे गुप्त साम्राज्य जो है, गुप्त साम्राज्य का पतन, इतिहास में एक चीज़ आपको देखना है कि कोई भी साम्राज्य का अगर उदय हो रहा है तो पतन स्वाभाविक सी बात है। हमने देखा गुप्त साम्राज्य 4वीं ईस्वी शताब्दी से लेकर 6वीं ईस्वी शताब्दी तक अपने इतिहास के क्रम में था। इसके बाद हम देखते हैं कि 6वीं शताब्दी में एक नए राजवंश का उदय होता है। अब उस राजवंश का नाम पुष्यभूति वंश, इसी को वर्धन वंश के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि इस भारत के क्षेत्र में जहां गुप्त साम्राज्य था उस क्षेत्र में कई राजवंशों का उदय हुआ, पर हमें पढ़ना है वर्धन वंश को। लेकिन हमें और भी राजवंशों के बारे में जानना है, क्योंकि वर्धन वंश से जुड़ी हुई कुछ कड़ियाँ हैं जो आसपास के राजवंशों से आप उनको जोड़ कर रखेंगे और उसे याद करेंगे। याद करने में सहूलियत होती है। ठीक है, हम देखते हैं पुष्यभूति वंश जो है, पुष्यभूति वंश हरियाणा, यहाँ पे आपका हरियाणा है, हरियाणा का एक वंश था जिसे वर्धन वंश के नाम से जाना जाता है। अब मैंने एच बना दिया है और इसकी राजधानी उन्होंने क्या दी, थानेश्वर। और यहाँ के जो संस्थापक थे वह पुष्यभूति थे। नाम से ही थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है, पुष्यभूति वंश, पुष्यभूति। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पुष्यभूति लिख देता हूँ। ये हो गए उसके संस्थापक। वर्धन वंश के संस्थापक का नाम यदि आता है तो पुष्यभूति आप लिख देंगे। तो पुष्यभूति हरियाणा के क्षेत्र में जो नए नए छोटे छोटे साम्राज्यों का उदय हो रहा था, मैं उनके बारे में चर्चा करता हूँ। आप यूपी के क्षेत्र में देखेंगे कन्नौज, यहाँ पे मैं शॉर्ट में यूपी लिख देता हूँ। ठीक है, तो जो कन्नौज में एक मौखरी वंश का उदय हो रहा था। मौखरी वंश के एक राजा थे जिनका नाम गृहवर्धन था। मैं यहाँ पे मौखरी वंश लिखे दे रहा हूँ। मौखरी वंश ये वंश है और गृहवर्धन ये वहाँ के राजा थे। प्रमुख शासकों के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। जैसे हमने देखा हरियाणा में एक पुष्यभूति नाम के जो व्यक्ति थे, ये राजा थे, इन्होंने वर्धन वंश की स्थापना की। इसके बाद हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश कन्नौज में मौखरी वंश का उदय हो रहा था, जिसके प्रमुख शासक गृहवर्धन थे। इसके बाद अपने एमपी में मालवा की बात करूं मैं अगर, तो यहाँ पे भी देवगुप्त, यहाँ पर भी एक प्रमुख शासक थे देवगुप्त, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे भी एक प्रमुख शासक का उदय हो रहा था। ये कंटिन्यूसली गुप्त साम्राज्य के पतन की बात करें, पतन हुआ। इसके बाद जो छोटे छोटे और साम्राज्य, क्योंकि सामंती व्यवस्था आपको मैंने पहले ही बताई थी, ठीक है, छोटे छोटे साम्राज्यों का उदय होता है। यहाँ पे देवगुप्त जो अपने मध्य प्रदेश से बिलोंग कर रहे हैं, देवगुप्त। इसके बाद हम देखते हैं कि दक्षिण भारत में यहाँ पे एक चालुक्य वंश का भी उदय होता है, जिसके जो प्रमुख राजा होते हैं पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय, ये आपके दक्षिण भारत में एक राजवंश का उदय होता है। इसके बाद हम और एक चीज़ देखते हैं कि बंगाल में जो है एक गौड़ वंश का उदय होता है। गौड़ वंश का उदय होता है। इसके जो प्रमुख शासक थे वो शशांक थे। आपने देखा कि हरियाणा में एक पुष्यभूति राजा होते हैं जो वर्धन वंश के होते हैं। इसके बाद हमने देखा कि दक्षिण भारत में एक चालुक्य वंश आता है, इसका उदय होता है, जिसका प्रमुख शासक पुलकेशिन द्वितीय होता है। इसके बाद मालवा में हम देखते हैं कि एक देवगुप्त नाम के राजा होते हैं, और उत्तर प्रदेश में के कन्नौज में मौखरी वंश का उदय होता है, जिनके प्रमुख शासक गृहवर्धन है। हालांकि ये सब चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद रह सके। परीक्षा में कई चीज़ें पूछी जाती हैं, हमें याद रखना है इन सब चीज़ों को। अब आगे हम देखते हैं, हमको पढ़ना क्या था, वर्धन वंश, क्योंकि यह
गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद की घटना का हम विवरण देख रहे हैं, तो इसे गुप्तोत्तर काल भी कह सकते हैं। तो अगर आप नोट्स में बनाना चाहें तो आप गुप्तोत्तर काल या पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश के नाम से बना सकते हैं। हम देखते हैं कि किसी भी इतिहास को अगर हम पढ़ते हैं या समझते हैं तो हमें कुछ ना कुछ चीज़ें मिलती हैं उससे रिलेटेड, है ना। देखते हैं कि अगर कोई वंश को हम आगे देखना चाहते हैं कि आखिर इस वंश का उदय कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, इसकी सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, इसकी आर्थिक व्यवस्था कैसी थी। इस तरह से हम कुछ जो बाह्य यात्री भी आते थे, विदेशी यात्री भी आते थे, उन्होंने भी कुछ किताबें लिखी जिसके माध्यम से हमें जानकारी मिलती है। कुछ अभिलेख मिलते हैं हमें उस राजवंश से संबंधित, और इसके बाद काफ़ी चीज़ें हमें कुछ साहित्यिक क्षेत्र में भी मिल जाते हैं। इस तरह से हमें कई चीज़ें मिलती हैं, हमें उस वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है उन्हीं सब चीज़ों से। तो मैंने स्रोत कुछ देखे हैं, ये देखिए आप स्रोत देखिए, पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश के जो प्रमुख स्रोत हैं जहाँ से हमें जानकारी प्राप्त होती है कि आखिर इस वंश का उदय कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, इसके प्रमुख शासक कौन कौन से थे। देखते हैं एक बाणभट्ट की एक रचना हर्षचरित है। कभी कभी एग्ज़ाम में हर्षचरित आता है कि हर्षचरित किसकी रचना है, तो स्टूडेंट क्या करते हैं कि उसमें हर्षवर्धन का भी नाम लिखा रहता है, तो जल्दबाजी में हर्ष से रिलेट करके हर्षवर्धन में टिक लगा देते हैं, पर ऐसा नहीं है। बाणभट्ट की एक रचना है जो हर्षचरित है। बाणभट्ट जो है हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, और उन्होंने जो हर्षचरित है इसमें 8 अध्याय हैं। 8 अध्याय में से 3 अध्याय जो हैं बाणभट्ट ने आत्मकथा लिखी है अपनी, यहाँ पे आप आत्मकथा, और बाकी जो है 5 बच रहे हैं, तो 5 में हर्ष जो है हर्षवर्धन, उनके बारे में इन्होंने लिखा है। तो अगर प्रश्न पूछा जाता है कि हर्षचरित किसकी रचना है, तो आप बाणभट्ट में ही टिक लगाएंगे। और ये कौन थे, ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। इसके बाद ह्वेनसांग आते हैं, ये एक चीनी बौद्ध यात्री थे। मैंने फाहियान के बारे में भी बताया था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे। उन्होंने भी एक बुक की रचना की थी, एक किताब की रचना की थी, उसके बारे में मैंने बताया था। और ये ह्वेनसांग जो हैं ये हर्षवर्धन के दरबार में आए थे, या उनके शासनकाल में आए थे हर्षवर्धन के। तो इन्होंने भी एक सीयू की नामक पुस्तक की रचना की थी, जिससे हमें वर्धन वंश की जानकारी प्राप्त होती है, वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में पता चलता है, वहाँ पे सामाजिक स्थिति कैसी थी इसका पता चलता है। और इसके बाद ऐहोल अभिलेख, मैंने कई अभिलेखों के बारे में आपको बताया है, तो इस वंश में ऐहोल अभिलेख बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐहोल अभिलेख में जो चालुक्य वंश के पुलकेशिन द्वितीय हैं, और आपके इसके बाद पुष्यभूति हर्षवर्धन जो है और पुलकेशिन द्वितीय दोनों के युद्ध का विवरण मिलता है। ये मैं आगे आपको बता दूंगा। तो क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध का वर्णन प्राप्त होता है। ठीक है। इसके बाद एक राजतरंगिणी है जो कल्हड़ ने लिखी है, ये भी हर्षवर्धन के ही समय लिखी गई है। तो कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। और कादम्बरी का भी नाम अगर आता है तो बाणभट्ट की रचना है, तो यहाँ पे आप एक चीज़ और नोट कर सकते हैं, कादम्बरी। ये सब इसलिए मैं बता रहा हूँ कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यह गुप्तोत्तर काल में लिखी गई हैं, अर्थात वर्धन वंश के टाइम में। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें इस वंश के संस्थापक का तो पता नहीं है, आखिर वर्धन वंश के संस्थापक कौन थे। तो नाम से ही आप क्लियर है कि पुष्यभूति जो थे वह वर्धन वंश के संस्थापक थे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि पुष्यभूति वर्धन वंश के संस्थापक थे, और ये संस्थापक थे। और इसके बाद इन्होंने अपनी जो राजधानी बनाई वह क्या बनाई, थानेश्वर, ये मैंने लिख दिया है। तो आप इसके बाद सीधे राजधानी लिख देंगे कि थानेश्वर राजधानी थी। ठीक है। और इसके बाद हमको सिर्फ इनको इतना पढ़ना है कि इन्होंने वर्धन वंश की स्थापना की, और राजधानी कौन सी इनकी थी, थानेश्वर थी। इसके बाद कुछ और भी वंश इसके क्रम में आते हैं जिन्हें हमें ज़्यादा डीप में पढ़ना नहीं है, पर उनके बारे में मैं नाम बता ही दे रहा हूँ। जैसे नरवर्धन, आपको क्रम याद रहना चाहिए। नरवर्धन के बाद है राज्यवर्धन, इसके बाद हैं आदित्यवर्धन। कुछ क्रम मैंने बता दिए हैं आपको कि पुष्यभूति के बाद नरवर्धन के बाद राज्यवर्धन, और राज्यवर्धन के बाद आदित्यवर्धन जो यहाँ के शासक थे, वर्धन वंश के थे। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक जो प्रमुख शासक आते हैं, प्रमुख शासक का नाम मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे। प्रमुख शासक
प्रभाकर वर्मन। प्रभाकर वर्मन यह वर्धन वंश के प्रमुख शासक थे। तो इनका नाम हम इसलिए पढ़ें, इन्होंने जो मध्य एशिया से हूण जनजाति आती है, आक्रमण करती है, यह एक आक्रामक जनजाति थी मध्य एशिया से भारत। अब मैंने भी कई बार बताया है कि जो भी आक्रमण होते हैं वह उत्तर और पश्चिम भाग से, यहाँ से ही पूरे आक्रमण हो रहे थे। जितने चाहे यह मौर्य के पहले की बात हो या मौर्यों के बाद की बात हो, कुछ यूनानी शासकों ने यहाँ पे आक्रमण किया, इसके बाद शक, कुषाण, इन सब जो भी विदेशी लोगों के आक्रमण हो रहे थे वह कहाँ से हो रहे थे? उत्तर और पश्चिम के क्षेत्र से। यहाँ से ही ज़्यादातर आक्रमण देखने को मिलते हैं। अब कारण बताने लगूंगा तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैं पुष्यभूति जो वर्धन वंश के संस्थापक थे और इन्होंने अपने साम्राज्य की जो राजधानी बनाई उसको थानेश्वर को बनाई। मैंने यहाँ पे नोट करवा दिया है थानेश्वर। इसके बाद कुछ शासक थे जो कंटिन्यूसली आपको क्रम याद रखना है। इसके बाद जिसके प्रमुख शासक थे वह प्रभाकर वर्मन थे। तो प्रभाकर वर्मन को हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इन्होंने हूणों को पराजित किया था। हूण कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। हूण एक मध्य एशिया से आक्रामक जनजाति थी जो अपने भारत पर आक्रमण किया था और आक्रमण करने के बाद प्रभाकर वर्मन ने उन्हें पराजित कर दिया था। तो आप लिख सकते हैं कि हूणों को पराजित किया। इसके पहले भी स्कंदगुप्त ने भी हूणों को पराजित किया था। ये गुप्त साम्राज्य की मैं बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे प्रभाकर वर्मन ने भी हूणों को पराजित किया था। प्रभाकर वर्मन के 2 पुत्र और 1 पुत्री थी। बड़े वाले पुत्र का नाम था राज्यवर्धन और इनसे छोटे वाले बेटे का नाम हर्षवर्धन और 1 पुत्री थी जिसका नाम था राज्यश्री। कहीं कहीं राजश्री दिखता है, कहीं कहीं राजश्री देखने को मिलता है, राजश्री। तो प्रभाकर वर्मन प्रमुख शासक थे वर्धन वंश के। इन्होंने हूणों को पराजित किया था और इनके 2 पुत्र और 1 पुत्री थी। दोनों पुत्रों का नाम, ये बड़े वाले बेटे थे उनके राजवर्धन, मैं एरो का निशान लगा रहा हूँ, और हर्षवर्धन छोटे वाले बेटे थे और राजश्री इनकी बेटी थी। इसके बाद हम देखते हैं कि यह एक पृष्ठभूमि आपको तैयार करनी है। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना है सबसे पहले उसकी पृष्ठभूमि तैयार करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ जानकारी के जो ह्वेनसांग थे, ह्वेनसांग बौद्ध चीनी यात्री थे। इन्होंने सीयूकी की रचना की थी। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इन्हें यात्रियों का राजकुमार के नाम से संबोधित किया जाता है। यात्रियों के राजकुमार कौन थे? ह्वेनसांग थे, ठीक है। इसे अपन को याद रखना है। और जो मैप मैंने बताया कि कन्नौज में एक मौखरी वंश का उदय हुआ और ये आपका हरियाणा में पुष्यभूति के वंश का उदय हुआ, दक्षिण भारत में चालुक्य वंश का उदय हुआ, बंगाल में एक गौड़ वंश जिसका नाम शशांक था, इनका उदय हुआ। ये छोटे छोटे वंशों का उदय होता है, साम्राज्यों का उदय होता है। इसके बाद हम मालवा में देवगुप्त का उदय हुआ। हमको पढ़ना है पुष्यभूति वंश, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं इसी क्रम में कि जो राजश्री होती हैं, किनकी बेटी हैं ये? प्रभाकर वर्मन की जो बेटी होती हैं राजश्री, इनका विवाह करा दिया जाता है मालवा के देवगुप्त से। तो मैं यहाँ पे लिखे देता हूँ राज्यश्री ना, इनसे नहीं कराया जाता, ग्रहवर्धन से। राजश्री ग्रहवर्धन कन्नौज के जो मौखरी वंश के संस्थापक थे या मौखरी वंश जिनका था, उनसे राजश्री का विवाह करा दिया जाता है। राजश्री का विवाह कराने के बाद होता क्या है कि उत्तर प्रदेश, ये कन्नौज में ग्रहवर्धन रहते हैं और मालवा में देवगुप्त रहते हैं। इन दोनों में आपस में विवाद होता है। तो देवगुप्त के द्वारा ग्रहवर्धन की हत्या कर दी जाती है। तो यहाँ पे आप एक नोट डाल सकते हैं कि राजश्री का विवाह ग्रहवर्धन के साथ हुआ। आपसी विवाद के चलते मौखरी वंश के जो ग्रहवर्धन थे उनकी हत्या देवगुप्त ने करा दी। देवगुप्त जो मालवा के थे, देवगुप्त ने ग्रहवर्धन की हत्या कर दी। आप देखते चलिए, प्रभाकर वर्मन की जो पुत्री थी राजश्री का विवाह ग्रहवर्धन के साथ में होता है। और ग्रहवर्धन कहाँ के शासक थे? कन्नौज के शासक थे जो मौखरी वंश के थे। इनका जो विवाद है मालवा के जो देवगुप्त थे उनसे चल रहा था और इसी विवाद के चलते
देवगुप्त ने ग्रहवर्धन की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद राजश्री को कैद कर लिया। एक पॉइंट और बनाएंगे, राजश्री को कैद कर लिया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। कुछ इसके स्रोत थे, स्रोत आपको याद रखने हैं। संस्थापक पुष्य भी थी, इसके बाद प्रमुख शासक प्रभाकर वर्मन के 2 पुत्र और 1 पुत्री थी। दोनों पुत्र के नाम मैंने राजवर्धन, दूसरा हर्षवर्धन और तीसरी जो पुत्री थी वह राजश्री। इसके बाद राजश्री का जो विवाह होता है वह मौखरी वंश के जो शासक थे ग्रहवर्धन उनके साथ करा दिया जाता है। और इसके बाद मालवा के जो शासक होते हैं देवगुप्त, प्रमुख शासक देवगुप्त थे, और कन्नौज के जो ग्रहवर्धन, इनके आपसी विवाद के चलते देवगुप्त ने ग्रहवर्धन की हत्या कर दी। और इतना ही नहीं, हत्या करने के बाद जो हर्षवर्धन की बहन थी राजश्री, या आप इनको कह सकते हैं कि प्रभाकर वर्मन की पुत्री थी, इनको कैद कर लेते हैं। ठीक है, कैद करने के बाद जैसे ही आगे चलते हैं, अब जैसे ही इनको पता चलता है राजवर्धन को कि हमारे जीजा जी को या हमारी दीदी को इन्होंने रख लिया, किडनैप कर लिया और जीजा जी को मार दिया, तो राजवर्धन क्या करते हैं, देवगुप्त की हत्या कर देते हैं। तो राजवर्धन ने देवगुप्त की हत्या की। आप इसको लिख सकते हैं कि बदला लेने के लिए एक पॉइंट आगे बनाएंगे कि राजवर्धन ने देवगुप्त की हत्या की। ठीक है, इतना समझ में आया। क्यों हत्या की? क्योंकि मौखरी वंश ग्रहवर्धन की हत्या किसने की? देवगुप्त ने। और जैसे ही पता चला राजवर्धन को कि ऐसी ऐसी घटना हो गई है, तो बदला लेने के लिए देवगुप्त की हत्या राजवर्धन ने कर दी। अब जैसे राजवर्धन ने देवगुप्त की हत्या की, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो गौड़ वंश है, ये बंगाल का जो गौड़ वंश है और ये मालवा का जो देवगुप्त है, तो देवगुप्त और शशांक, इन दोनों में काफ़ी मित्रता रहती थी। और मित्रता के साथ साथ में अभी जैसे राजवर्धन ने देवगुप्त की हत्या की, हत्या करने के बाद उनको उनकी बहन नहीं मिली। जो राजश्री है वह लापता थी, राजश्री मिली नहीं। तो हो सकता है कि देवगुप्त और शशांक की मित्रता थी, तो या तो राजश्री यहाँ रही हूँ या फिर यहाँ रही हूँ या फिर कहीं चली गई हूँ। इसके बारे में आगे मैं बता रहा हूँ डिटेल में। सिर्फ आपको कहानी याद रखनी है और कहानी से ही आपकी हिस्ट्री मजबूत होगी। समझने की जो प्रक्रिया है उसको अपनाइए, समझिए यहाँ पे होता क्या है। ठीक है, तो राजवर्धन ने देवगुप्त की हत्या कर दी और इसके बाद इन दोनों के देवगुप्त जो मालवा के शासक थे और गौड़ वंश के जो बंगाल के थे शशांक, इन दोनों में काफ़ी मित्रता थी। मित्रता के चलते शशांक ने क्या किया, राजवर्धन की हत्या कर दी। तो लिख सकते हैं शशांक कहाँ के थे, बंगाल के। किस वंश के थे? गौड़ वंश के थे। तो आप अपने हिसाब से लिख लेना नोट्स में, शशांक ने राजवर्धन की हत्या की। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा आखिर मैंने इस मैप को क्यों बनाया, इन सब नए नए जो राजवंशों का उदय हो रहा था मैंने क्यों बताया, क्योंकि सभी एक दूसरे से कड़ियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, शशांक ने जैसे राजवर्धन की हत्या करती है तो मैं यहाँ से राजवर्धन को काट देता हूँ। राजश्री तो गायब है नहीं अभी प्रेजेंट टाइम में, तो ये भी नहीं है। अब बचते हैं हर्षवर्धन। इसी के पहले प्रभाकर वर्मन भी जो रहते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं, इनकी भी मृत्यु हो जाती है और हर्षवर्धन के भाई राजवर्धन की भी हत्या हो गई और बहन लापता रहती है। तो जाहिर सी बात है कि अब साम्राज्य की जो बागडोर है वह कौन संभालेगा? हर्षवर्धन। तो लगभग 606 ईस्वी में आप लिखेंगे 606 ईस्वी में हर्षवर्धन 16 साल की उम्र में, 16 वर्ष की उम्र में इनको राजा बना दिया जाता है। हर्षवर्धन को 606 ईस्वी में राजा बना दिया जाता है। अच्छा चलिए देखते हैं आगे। हर्षवर्धन राजा बन जाते हैं तो यहाँ पे शशांक जी ने भी राजवर्धन की हत्या की और इसके बाद मैं लिखे देता हूँ यहाँ पे हर्षवर्धन का राज्याभिषेक। तो हर्षवर्धन 606 ईस्वी में राजा बने। ठीक है, इसके बाद जैसे ही राजा बनते हैं इन्हीं के शासनकाल में
मैं एक पॉइंट और लिखना चाहूँगा, ह्वेनसांग आए थे, ठीक है। और ह्वेनसांग के कारण ही, क्योंकि ये बौद्ध धर्म से प्रेरित थे, बौद्ध धर्म को मानते थे ह्वेनसांग, इनके कारण ही हर्षवर्धन ने भी आगे चल के बौद्ध धर्म को अपना लिया था, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि इन्हीं के शासनकाल में या इन्हीं काल में ह्वेनसांग आए थे। हर्षवर्धन के कारण भारत आए। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? ह्वेनसांग ने सीयू की, ठीक है, इसको भी याद रखना है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो हर्षवर्धन थे ये भी लिखने और पढ़ने के शौकीन थे। कहते हैं कि जिस प्रकार से इनकी तलवार चलती थी और उसी ही तेज़ी के साथ में इनकी कलम भी चलती थी। तो हम देखते हैं कि इन्होंने कुछ रचनाएं की हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो एक प्रियदर्शिका है, प्रियदर्शिका